नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपका स्वागत और अभिनंदन। देश के चर्चित अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया है जो संसद का शीतकालीन सत्र चला है उस पर। उन्होंने बातचीत की है कि आखिर इस संसद सत्र में कितने घंटे बातचीत हुई, इसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, कौन कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण थे और जिन मुद्दों पर बातचीत हुई क्या वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कभी एजेंडे में रहे। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने 22 मिनट अपनी बात रखी है और इस 22 मिनट में उन्होंने सारी हकीकत संसद के उस शीतकालीन सत्र की पूरा हकीकत खोल के रख दी है कि आखिर ये सब करना है तो जनता के गाड़ी कमाई से जो संसद का सत्र चलता है उसे बर्बाद करने पर क्यों उतारू। आखिर जनता आपको चुन के भेजती है कि उसके लिए नियम बनाओगे, कुछ कानून बनाओगे। जनता इसलिए तो चुन के भेजती नहीं है कि उसके बने बनाए कानून भी बर्बाद कर दोगे, नाम बदल दोगे, उनकी क्षमता बदल दोगे, उनका प्रोग्राम बदल दोगे, उनका सिस्टम बदल दोगे। अरे जनता अपने विकास के लिए चुनकर भेजती है। जिन योजनाओं से जनता का जीवन बदल रहा है आप उन योजनाओं के नाम बदलकर, उनका सिस्टम बदलकर सब कुछ तबाह करने पर उतरे क्यों हो। इस पूरे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरी बखिया उधेड़ दी है सरकार की। मैं उनके प्रोग्राम पर ले चलता हूं, उनकी स्पीच पर, उनकी वीडियो पर ले चलता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलता हूं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन बटन दबाना भी मत भूलिए और सुनिए उनकी ये लाजवाब स्पीच, लाजवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत। नमस्कार। अभी हमारा विंटर सेशन का सत्र आज खत्म होने वाला है और मैं समझता हूं कि हर सत्र के बाद हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ताकि लोग को जानकारी हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हासिल हुआ हमें इस सत्र में, क्या नहीं हासिल हुआ। तो इसलिए आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसकी जो रेलेवेंस है वो गिरती जा रही है, क्योंकि कम से कम सिटिंग्स होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि लोग भी सोचते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, लोकतंत्र के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि सही मुद्दों पे चर्चा नहीं होती और ऐसे मुद्दों पे चर्चा होती है जिसका कोई आज के दिन लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक ये सेशन है। इनमें लगभग 15 सिटिंग्स हुई। 15 सिटिंग्स हुई है एक सेशन में। जब हम पार्लियामेंट में थे, मैं तो मतलब कि 2099 और उसके बाद की बात करता हूं, तो उस समय पार्लियामेंट विंटर सेशन में लगभग 20 नवंबर को बैठता था और दिसंबर तक चलते रहते थे। लेकिन आज के दिन वो ऐसा नहीं हो रहा। 1 दिसंबर में सत्र की शुरुआत हुई और 15 सिटिंग्स हुई। इससे पहले भी 2017 में लगभग 13 सिटिंग्स हुई, 2022 में 13 सिटिंग हुई, 2023 में 14 सिटिंग हुई और इस सत्र में 15 सिटिंग हुई। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जो चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में वो चर्चा होगी नहीं, और फिर चर्चा नहीं होगी तो लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी दुख की बात है कि जो सत्ता पक्ष में लोग जो बैठे हुए हैं उनको पार्लियामेंट से लगता है कुछ लेना देना भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस पार्लियामेंट में हुआ क्या। 1 दिसंबर में हम चाहते थे, विपक्ष चाहता था कि किसी तरीके से चर्चा हो SIR पे,
क्योंकि मैं समझता हूं कि आज के दिन एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है। क्योंकि अगर वोटर की सूची सही नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव लोकतंत्र पे पड़ेगा। अगर सूची जैसे एयर पोल्यूशन है, सूची में भी पोल्यूशन होगी तो फिर तो लोकतंत्र में लोग सांस नहीं ले पाएंगे ना, जैसे हम आज के दिन बाहर जाते हैं और सांस नहीं ले पाते। तो ये बड़ा बहुत ही भारी एक मुद्दा है और मैं समझता हूं कि इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए कि क्यों लोकतंत्र में एसआईआर की चर्चा क्यों नहीं हो रही। अब ये कहते हैं कि एसआईआर की चर्चा इसलिए नहीं हम कराना चाहते क्योंकि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। अब कोर्ट में पेंडिंग तो बोफोर्स भी था, तो आपको याद है, हम सब लोगों को याद है कि कितनी बार चर्चा हुई बोफोर्स की। कई ऐसे मुद्दे थे जो कोर्ट में पेंडिंग है, उनकी चर्चा हुई, लेकिन एक बहाना है कि हम चर्चा नहीं कराना चाहते क्योंकि जो बातें इलेक्शन कमीशन इनके इशारे पे करता है वो बातें जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। खैर, इस बात को छोड़िए, चर्चा नहीं हुई एसआर पे। इन्होंने कहा कि पहले तो हम बात करेंगे वंदे मातरम की। अरे भाई, वंदे मातरम का आज के दिन क्या लेना देना है? आरएसएस क्या वंदे मातरम गाता है? 2025 में आरएसएस का गठन हुआ, उसके बाद कभी आपने इन्होंने अपनी शाखाओं में वंदे मातरम गाया? भाजपा ने अपने अपने मीटिंग में वंदे मातरम से शुरू करती है। कब इन्होंने शुरू? ये तो राष्ट्रगान भी नहीं मानते थे, जनगण मन भी नहीं मानते थे, अब तो इनकी मजबूरी है। और ये वंदे मातरम जिनका उनका कोई लेना देना नहीं है। 1876 में गाना लिखा गया वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। 2005 में बंगाल की पार्टीशन हुई, उसमें ये गाना ऐसा प्रभावित, लोगों के मन में ऐसा प्रभावित हुआ कि ये राष्ट्रगान बन गया लगभग। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे शुरुआत करती थी। और जो लोग जिन्होंने 1942 में अंग्रेजों का साथ दिया क्विट इंडिया मूवमेंट में, वो वंदे मातरम की बात करते हैं। और इसकी आज के दिन जरूरत क्या है? ये दिखाने के लिए कि हम बड़े राष्ट्रवादी हैं। अरे भाई, राष्ट्रवादी जो जितने हैं उतने हैं, वो तो जनता को मालूम है, दिखता है कि कितने राष्ट्रवादी हैं। जो गरीबों की रक्षा नहीं कर सकता वो कहां से राष्ट्रवादी होगा? तो ये एक बहुत दुख की बात है कि जो असली मुद्दे हैं इस देश के सामने, उस पर कभी चर्चा नहीं होती। चलिए, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम वंदे मातरम से शुरुआत करेंगे, वो पहली चर्चा उस पर होगी, उसके बाद हम इलेक्टोरल रिफॉर्म पे चर्चा करेंगे। हम एसआईआर पे नहीं करेंगे, उसमें जो आपने बोलना है बोल दीजिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म से मैं बड़ी एक दुख की बात है कि इन्होंने कब इलेक्टोरल फॉर्म किया, जो भी इलेक्टोरल फॉर्म किए हमने किए, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। अभी लोकसभा कैंडिडेट के जो खर्चा है मैक्सिमम, वो 94 लाख है। तो इनसे पूछिए कि 94 लाख में कोई खर्चा करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब इलेक्शन लड़ता है? ये बात मैंने रखी इनके सामने, वो सब जानते हैं। और असेंबली के इलेक्शन का मैक्सिमम खर्चा 40 लाख है। कोई खर्चा करता है? मतलब पानी के जैसे कैश बहता है वहां। तो उसका कभी इन्होंने उस पर चर्चा की कि कैसे इसको रोका जाए? कभी नहीं ना सोचा, ना चर्चा की, ना सदन में रखा, ना इनके मन में ख्याल आया, क्योंकि इनके पास तो इतना ज्यादा धन है, इतना ज्यादा कैश है, तो बहता रहता है जैसे नदियां बहती हैं। तो शुरुआत तो वहां से होनी चाहिए ना। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी दल है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। मतलब कि कैंडिडेट तो 94 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता पार्लियामेंट में, और असेंबली में 40 लाख से ज्यादा। लेकिन जो राष्ट्रीय दल है या कोई भी स्टेट लेवल के दल भी हैं, उन पे कोई रोक नहीं। मतलब वो जितना मर्जी खर्चा करे, तो जिसके पास ज्यादा धन होगा निश्चित रूप से वो ज्यादा खर्चा करेगा, वो ज्यादा पैसा पानी के जैसे बहाएगा, और उसका नतीजा क्या होगा आप सब जानते हो। उस पर कोई चर्चा हुई? इन्होंने कहा पार्लियामेंट में आके चलिए उस पर चर्चा करें, ऐसी एक प्रणाली अपनाएं ताकि जो हमारे सभी दल हैं
उसको सामान्य रूप से पैसा मिलना चाहिए था कि उससे ज्यादा वो खर्चा ना करे, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं। 1985 में जब हम 10th शेड्यूल लाए, इन्होंने उसका दुरुपयोग किया। आपको मालूम है कैसे किया? इन्होंने क्या किया कि वे लोगों को डिफेक्ट करवाते थे। पॉलिटिकल पार्टी, उत्तराखंड की सरकार इन्होंने गिराई, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, कर्नाटका की सरकार इन्होंने गिराई। कैसे गिराई? डिफेक्शन के द्वारा। मतलब कि दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि चुने हुए लोग अगर किसी असेंबली में बैठ जाए, उनको डिफेक्शन द्वारा वही सरकार, जो चुने हुए लोग की गिरा दो सरकार और अपनी बना लो। गवर्नर इनका, स्पीकर इनका। अगर एंटी डिफेक्शन पिटीशन लगाई जाए और इनके पक्ष इनके खिलाफ हो तो वो स्पीकर फैसला नहीं करेगा, 4-4, 5-5 साल फैसला नहीं करेगा, ना कोर्ट में कार्रवाई होगी। इन्होंने कभी सोचा उसके बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारें ऐसे नहीं गिरानी चाहिए? इस रिफॉर्म के बारे में सोचा इन्होंने? ये मुद्दा लाए कभी? नहीं लाए ना। फिर पार्लियामेंट में सोचा कि तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि 10th शेड्यूल में स्प्लिट का एक प्रावधान है। कोई स्प्लिट तो मतलब कि उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो रद्द कर दिया गया। फिर केवल मर्जर की बात आई। हाँ, ये मर्जर पार्टी की करवाते नहीं है, असेंबली में लोगों को ले लेते हैं। तो मतलब कि जहां कानून है उसका दुरुपयोग होगा। फिर बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म की, कि हमें चर्चा करनी है इलेक्टोरल रिफॉर्म। क्या है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 आउटकम। इनका लक्ष्य केवल एक ही है कि राज्य सरकारों को गिराओ, जैसे हम कहते हैं गिराते रहे हैं, कब्जे में करो। जब सब राष्ट्रीय सरकारें इनके कब्जे में आ जाएं, फिर संविधान बदल दो। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 पार्टी, 1 नेशन 1 आउटकम। ये इनका इलेक्टोरल रिफॉर्म का मुद्दा है और इस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, और इस सत्र में क्या हुआ, ये क्या क्या लाए? ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इन्होंने क्या अहमियत किस चीजों की दी। पहले तो उन्होंने कहा कि हम ये जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, और 3 चीजें हुई इस सत्र में न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, इंश्योरेंस, FDI 100%, और मनरेगा को इन्होंने खत्म किया, नाम बदल दिया और इसको खत्म भी किया लगभग। ठीक है, चलो तीनों पे 2-2 मिनट पे बात करेंगे। पहली बात तो इंश्योरेंस की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि FDI अब 100%, बाहर से पैसा आप ला सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं। अब मैं याद इनको कराना चाहता हूं कि जब ये विपक्ष में थे तो हम FDI का बिल, हमने इंश्योरेंस का बिल लाए थे हम, और हमने कहा कि भाई 49%, 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है इंश्योरेंस सेक्टर में। इन्होंने इसका विरोध किया। उस समय मुझे याद है कि अपने इन्हीं के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 49% को नहीं मानते, आप 26% रखिए। 26% रखना पड़ा हमें। फिर जब ये सत्ता में आए 2014 में, इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, वो 26 का इन्होंने खुद ही 49% कर दिया जब ये सत्ता में आए। उस समय विरोध करते थे, और फिर उन्होंने 74% कर दिया खुद ही, और आज 100% कर दिया। तो जिस पे आप विरोध कर रहे थे, जब हम चाहते थे कि भाई आप इसकी 49% करो, वो भी नहीं माने। जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने 49% कर दिया। ये तो इनका रवैया है। ये राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते, ये राजनीति के बारे में हर मिनट सोचते हैं, क्योंकि इनको राजनीति ज्यादा पसंद है। राष्ट्र का जो 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 तरक्की हो, इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं। पहली बात तो ये। चलिए, ये तो इंश्योरेंस की बात होगी। जहां तक मनरेगा से सवाल है, ये तो मैं समझता हूं कि ये महात्मा गांधी जी का नाम ही मिटाना चाहते हैं। बात तो करते हैं महात्मा गांधी जी, खादी पे तस्वीरें भी दिखाते हैं, आपको याद हो ना, चरखा।
लेकिन चक्रव्यूह चलाते हैं, और ऐसा चक्रव्यूह चलाते हैं। मतलब मैं पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी मनरेगा ऐसी एक स्कीम थी जो गरीब लोगों के लिए थी। आपको याद होगा कि कोविड के वक्त इतनी काम आई है स्कीम, ना स्कीम होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसी से तो जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको गरीब लोगों को कुछ राहत मिली। और इसमें जो स्कीम है, इसमें 57% स्कीम में जो जो लेबर है वो महिलाओं की है। 57% महिला काम करके पैसा कुछ कमाती थी ताकि थोड़ा सा अपनी अर्निंग, उनके घर में जो उनका पैसा जरा मिल जाए उनको। 57%। और तमिलनाडु जैसे जगह पे तो 80% थी। और मुझे आज भी याद है, इसका भी ये राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं। इन्होंने कोई खामी ढूंढ ली पश्चिम बंगाल में, उनकी स्कीम बंद कर दी। पश्चिम बंगाल को कोर्ट में जाना पड़ा कि भैया स्कीम तो लागू करो। कोर्ट ने इनके हक में, पश्चिम बंगाल के हक में फैसला दिया। अभी तक लागू हुई है नहीं, मुझे नहीं जानता। लेकिन ये तो है कि एक तरफ तो ये महात्मा गांधी की स्कीम को खत्म करना चाहते हैं, ये भी अब सीजनल हो गया, डिस्क्रिशनरी हो गया, ये राइट्स बेस्ड स्कीम नहीं रही अब। और सबसे जो दुख की बात यह है कि इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार की जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% थी, मटेरियल के ऊपर और लेबर के ऊपर 90%। और जो राज्य सरकार थी उसकी कंट्रीब्यूशन 10% थी। तो इन्होंने कहा कि अब स्कीम जो होगी उसमें जो केंद्र की कंट्रीब्यूशन होगी वो केवल 60% होगी और राज्य सरकारों की कंट्रीब्यूशन 40% होगी। राज्य सरकारों के पास तो पैसा ही नहीं है, तो स्कीम कहां से लागू करोगे? तो सीजनल 40% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकारों की, और कहा है कि 100 दिन की हम 125 दिन की हम गारंटी करते हैं। कहां से गारंटी करेंगे? और पंचायत तय करेगी। मतलब कि जो एक, मतलब इस देश में गरीब के लिए तो कोई कुशन है नहीं ना। बाकी देशों में जब गरीब को, मतलब कि बेरोजगार हो जाए कोई, तो उनको डोल मिलता है, सरकार ही पैसा देती है। यहां वो कुशन तो है नहीं। ये एक ऐसी स्कीम थी जहां थोड़ा बहुत कुशन था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने, मैंने खुद सुना, मजाक उड़ाया था इस स्कीम का, सदन में आके मजाक उड़ाया था, फिर उसको अपनाया। तो जी राम जी की क्या बात करते हैं, हर बात पे राम। अरे राम के आदर्शों पे चलो, नाम के वास्ते नाम नहीं लो। जो सरकारें गिराता है, जो प्रदूषण के बारे चर्चा नहीं करता है, उसको राम से क्या ताल्लुक? ये तो दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात वो है अपनी न्यूक्लियर एनर्जी। उसकी भी कहानी सुन लीजिए आप। जब न्यूक्लियर एनर्जी बिल हम लाए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के बड़ी मुश्किल के साथ, प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की सहायता के साथ ये हुआ, उसमें इन्होंने विरोध किया, घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो लायबिलिटी, अगर कोई सप्लायर, क्योंकि ये सप्लाई तो बाहर से ही आएगी ना, अमेरिका से या यूरोप, कोई सप्लायर का इक्विपमेंट, उसमें कोई खामी निकल जाए और उससे हादसा हो जाए, तो हमने कहा था कि लायबिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो 10 किलोवाट से ज्यादा जो ऊर्जा पैदा करता है, मेगावाट से ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है, तो उसकी जो कैपिंग है, मतलब कि जो खामी, अगर उसमें कोई इक्विपमेंट में खामी निकल जाए, सप्लायर की इक्विपमेंट है, तो 1500 करोड़ की कैपिंग होगी। ये था, ये इस बात पे मान गए। इन्होंने विरोध किया था कि भाई इसको बढ़ाओ कैपिंग। आज के दिन इन्होंने क्या किया? आज के दिन इन्होंने किया है कि जो 10 मेगावाट से ज्यादा जो प्लांट हैं उसकी कैपिंग 100 करोड़ होगी।
1500 से 100 करोड़ घटा दी। और जो 3600 मेगावाट के प्लांट है उसकी कैपिंग 3000 या कुछ ऐसे करोड़ हो, ये उन्होंने कर दिया। और सप्लायर की लायबिलिटी कैप कर दी। और आपको मालूम है कि भाई ये फुकुशिमा में और चेरनोबिल में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो ये क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूं किस लिए कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको अमेरिका से प्रेशर है कि आप अपनी न्यूक्लियर एनर्जी खोलिए और प्राइवेट सेक्टर को इसमें हिस्सादारी दीजिए। ये कभी हुआ, बहुत कम देशों में प्राइवेट सेक्टर, अमेरिका के अलावा बहुत कम देशों में प्राइवेट सेक्टर की मंजूरी है। और जो फुकुशिमा में जो नुकसान हुआ था 182 बिलियन डॉलर का हुआ था, और चेरनोबिल में 700 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। तो इन्होंने कैप कर दिया 3000 करोड़ फॉर प्लांट्स ग्रेटर देन 3600 मेगावाट्स। तो उसमें भी ये मतलब कि कहते हैं तो विकसित भारत का सपना दिखाते हैं, लेकिन आज की इनकी स्थिति क्या है वो आप देख ही रहे हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सबसे अहम मुद्दा इस देश में क्या है? प्रदूषण का। अभी आज ही मैंने सुबह पढ़ा अखबार में कि जो दवाई है राहत देने की, वो भी खत्म हो रही है अस्पतालों में। बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये सांस ले रहे हैं इस प्रदूषण में। उस पर कोई चर्चा नहीं। मतलब कि लोगों की जिंदगी चले जाए, वृद्ध लोगों की जिंदगी चले जाए, आपके फेफड़ों में प्रदूषण रोज के रोज इस लेवल पर हो जाए कि आपकी उम्र घट जाए, उसकी कोई चिंता नहीं। वो एक मुद्दा ही नहीं है इनके लिए। और एक तो मुख्यमंत्री कहती है जैसे टेम्परेचर नापते हो आप, प्रदूषण नापना चाहिए आपको। अरे मैं इनकी टेम्परेचर की बात बताता हूं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरे पास एक कटिंग है और मैं अभी आपको दिखा दूं। ये एक फोटो है, आप देख लीजिए इसको। ये फोटो है नेहरू प्लेस की, और पोल्यूशन बाहर होगी 500-600, और इसमें जो बोर्ड दिखा रहा है वो 0। अब देखिए इसको, मतलब कि पैरामीटर्स PM 2.50, PM10 0, SOx 0, NOx 0, ये है ही 0। इनकी सरकार ही 0 है, क्योंकि इनको कोई आम आदमी से लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। गरीब हो तो जो थोड़ा बहुत रोजगार है उसको भी ले लो, बाहर से निवेश आता हो न्यूक्लियर डिस्प्लिंग के, उनकी कैपिंग कर दो, नुकसान कितना भी हो जाए। जिन बातों पे आप विरोध करते थे उनको अपनाओ। तो अब इससे ज्यादा तो हम कह नहीं सकते कि अगर पार्लियामेंट में ऐसा ही होगा तो आम आदमी क्या कहेगा कि पार्लियामेंट तो हमारे बारे में बात ही नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं होती, प्रदूषण पे बात नहीं होती, स्किल डेवलपमेंट पे बात नहीं होती, संस्थाएं कैसे चलानी है बात नहीं होती, किस तरह से वोटर की सूची को इस तरह से तोड़ना मरोड़ना है ताकि हम अपनी सत्ता में कायम रहें। यह है इनका रवैया, ये इनका है चाल चलन। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा सुना और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं क्या कपिल सिब्बल के सवाल गलत हैं या सही। धन्यवाद, नमस्कार।